कुछ ही सदियों पहले हमारा देश भारतवर्ष सभी समस्त प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि से परिपूर्ण था। किंतु कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा हमने अपने समस्त संपूर्ण संसाधन और ज्ञान के मंदिरों को खो दिया। बारंबार विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण करने के बाद भी भारत ने अपना मूल धर्म नहीं छोड़ा। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्मा का अलख पूरे विश्व में जगाया। 1839 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक धूर्त पाखंडी व्यक्ति मैकाले को युद्ध की जिम्मेदारी दी और उसे हमारे महान राष्ट्र भारतवर्ष की समृद्धि के रहस्यों को जानने के लिए भारत भेजा। मैकाले भारतवर्ष में आकर 36 वर्षों तक रहकर भारत की अमूल्य धरोहर भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया और शोध किया। उसने पाया कि हमारे पूर्वज शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे, क्योंकि यहाँ ज्ञान था आयुर्वेद का, यहाँ ज्ञान था सिद्ध योग का, यहाँ ज्ञान था आत्मा से परमात्मा के मिलन का। उस समय रसायन, आयुर्वेद, वास्तुकला और बहुत से ऐसे ज्ञान गुरुकुल में इन सारे बच्चों को पढ़ाया जाता था। यही सब देखकर मैकाले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्रिटेन के विरुद्ध भारत की रीढ़ की हड्डी यानी गुरुकुलों के ऊपर हमला किया जाए, उनके धर्म पर चोट पहुंचाया जाए। हाँ, गुरुकुलों को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति और प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। उसके बाद भारत को महान बनाने वाली गुरुकुल पद्धति को बर्बरता से नष्ट कर दिया गया। उसने भारत के गौरव के स्रोत गुरुकुलों पर सबसे पहला हमला किया, जिसका अर्थ यही था कि गुरुकुल का विनाश तो भारत का विनाश। हर बार हुए आक्रमणों के बाद भी, हमारे गुरुजनों को कुलंक्षित करने के बाद भी, हमारे शास्त्रों को समूचे रूप से नष्ट करने के बाद भी, युग युग में हमारे अवतारों ने, सिद्धों ने और समस्त चैतन्य आत्माओं ने इस पवित्र भूमि में जन्म लिया और अपने आप को स्थापित किया ज्ञान के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए। इन गुरुओं, इन सिद्धों को कुछ स्वार्थी, लोभी व्यक्तियों द्वारा कलंक का पर्याय बनना पड़ा, जो कि आम जनता की राय को प्रभावित करने के लिए बिकाऊ मीडिया को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मीडिया एक सशक्त उपकरण है और ये उपकरण ही नहीं, एक घातक हथियार भी है। मीडिया के द्वारा आप वास्तविकता को प्रकट कर सकते हैं और मीडिया के द्वारा ही आप वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। जनता के मन में किसी के प्रति विकृत छवि बनाने को मीडिया ट्रायल भी कहा जाता है। मीडिया ने कई हिंदू धर्म गुरुओं पर प्रहार किया, उसमें से स्वामी नित्यानंद पर सबसे अधिक आक्रमण हुए। जब हमने इन मीडिया संस्थानों के इस पर विचार किया और काफ़ी शोध और मनन किया, तो कई रहस्य चौंकाने वाले सामने आए। तो वास्तव में क्या हुआ? सन टीवी तमिलनाडु में एक ऐसा चैनल है जिसके पास राजनीतिक शक्तियां भी हैं और वसूली का धंधा भी करते हैं। केवल टॉप रेटिंग के लिए
अच्छे ज्ञान को देने की बजाय ये विकृत सेलिब्रिटी के झगड़े और गॉसिप को प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अवांछित कार्य भी किया करते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम जिसे सन टीवी द्वारा प्रसारित किया गया था, विवादित स्वामी नित्यानंद स्कैंडल वीडियो। श्री हंसराज सक्सेना, जो कि सन टीवी के पूर्व सीईओ हैं, उन्होंने सन टीवी में स्वामी नित्यानंद के बारे में चलाए गए वीडियो के बारे में चौंकाने वाले रहस्य बताए हैं। அந்த நியூஸ் எடிட்டரும் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆளும் அவங்க பண்ண ஒரு மிரட்டல் நாடகம் தான் இந்த நித்யானந்தா. அந்த நியூஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எதுவா இருந்தாலும் காசு கொடுத்தா போடுவாங்க, காசு கொடுத்தா நிப்பாட்டுவாங்க. என்ன அந்த நியூஸ் எடிட்டர் ராஜா அண்ட் டீம் தான் சார், அவங்க தான் சார் பண்றது. அவங்க டீம்ல போனது ஒரு நெட்வொர்க் வச்சு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஆட்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபேக்டரியை போய் கவர் பண்ண சொல்றது. ஃபேக்டரியில இருந்து கழிவு நீர் வருது, மக்கள் பீதியில இருக்காங்க, அவஸ்தைப்படுறாங்க, 2 கழிவு இருமுற மாதிரி ஷாட்டை போட்டுறது. மறுபடியும் பின்னாடியே ஒரு ஆள் அமைச்சு காசு பேசி பேரம் பேசி வாங்குது. இப்போ நித்யானந்தா கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய பிரளயமாச்சு சன் நியூஸ்லையும் சன் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கு கூட சாக்ஸ் பேர் தான் அடிபட்டு இருந்தது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நித்யானந்தா கேஸ் பர்டிகுலர் அதை பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இது வரைக்கும் எவ்வளோ வழக்குகள் போயிட்டு இருக்கு? இவங்க கலாநிதி மாறனும் நியூஸ் எடிட்டர் ராஜாவும் சேர்ந்து இதை போட்டு அது பெருசு பண்ணணும்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க. நியூஸை போட்டு அடின்னு அடித்து அந்த நியூஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்களை நித்யானந்தா கிட்ட ஏதோ வசூல் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணி எல்லாம் பண்ணது அந்த டீம். उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला अदालत में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था और स्वीकार किया कि वीडियो मॉर्फ है। हम उसके हलफनामे में ये देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को समस्त फोरेंसिक अध्ययनों द्वारा ये दिखाया गया कि ये 60 जगहों से मॉर्फ किया गया है। देखिए विदेशी फोरेंसिक लैब ने क्या बताया। I'd like to point out, we have no way of knowing what type of chain of custody the video had from the time it was created to the time we received this copy. We don't even know if this is a copy of a copy or if it's a copy of an original. Chain of custody is very important on a video if it's going to be used as any kind of representation of the facts as they occurred. If you notice that the male subject, if there's any sexual activity going on, it's very remarkable that he's very nonchalant at his posture. He still has his arm, his right arm behind his head. His attention is still on the television, and there's no outward indication of any sexual gratification. For example, increased respiration. So it's very remarkable that if you look at the male subject without the visual cue of the female subject, you cannot tell when the alleged activity before, during, or after it occurs. Since those were not true and accurate reproductions or copies of what they purport to be, then by definition it wouldn't be admissible. Because if any of those YouTube videos came from the 23-minute excerpt that I examined, then by definition it would not be reliable. मीडिया आखिर इतने पूर्वाग्रह से काम क्यों कर रहा था? ये बहुत सोचने वाली बात थी। इसका खुलासा खुद स्वामी नित्यानंद ने किया। அடிப்படையா உருவாக்கிருக்காங்க. நாம உடனே எஸ்எஸ்எல் ரிப்போர்ட் உண்மைன்னு சொல்லுது அப்படின்னு 2 விஷயம். டிவியில காட்டப்பட்ட சீன் தான் எஸ்எஸ்எல் லேபுக்கு அனுப்பப்பட்டதான்னு தெரியாது. ஏதோ ஒரு எஸ்எஸ்எல் ரிப்போர்ட் சொல்லுது அப்படிங்கிறதுக்காக உண்மை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இன்னொன்னு, இந்த வீடியோவை பொறுத்தவரை இதுவரைக்கும் கோர்ட் ஒரே ஒரு தீர்ப்பு தான் கொடுத்திருக்கு. இது அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த வீடியோவை பொறுத்தவரை இதுவரைக்கும் நடந்திருக்கிற ஒரே ஒரு கிரைம் என்னன்னா அதை தயாரித்ததும் கோரியோகிராஃபியரும் தான்। नित्यानंद के वीडियो के बाद अभिनेत्री
रंजीता सार्वजनिक रूप से अपमानित हुई। वह दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक लोकप्रिय अभिनेत्री थीं। ये बेहद आश्चर्य की बात है कि एक महिला होने के नाते भी उन्होंने इस आरोप पर अपनी सफाई दी और बेहद साहसपूर्वक निकल आईं। उनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रंजीता वीडियो के बारे में अपना स्पष्टीकरण रखती हैं। Yes, I am not the person in the video. When I'm threatened with arrest and when there are bigger powers at play and I do not know how to handle them, basically. I'm a very ordinary person who minds her own business, who goes to work, comes back home. That's it. That's my limitation of the society. Because the forensic lab says I cannot take on something which is not true. I cannot be a Galileo. Galileo is a great man. He recanted on his faith, on his beliefs, because the church put pressure on him, but I am not. I cannot go based on a forensic lab report. I know it is not me, and that is what I'm sticking to. I do not know about this non-disclosure agreement. I am just a volunteer of Nityananda Dhyanapitham, and I have been working over there. I do not have any other idea about this. I came to know about it only through the media. I have given a complaint. I'm not talking only to the media now. I have registered a complaint against Mr. Lenin, and it took me some time to take the courage. I agree. But I've decided I'm tired of being hounded, being bullied, being threatened and frightened for something that I'm not even responsible for. इससे पहले हमने एफएसएल विशेषज्ञों की राय देखी। अब आइए देखें इस वीडियो को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा और बनाया गया है। झूठा वीडियो कई उन्नत तकनीकों के साथ ही नहीं, काफी एक्सपर्ट के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए फिल्मों में प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियां खुद जान जोखिम में नहीं लेते। उनके पास स्टंट करने के लिए स्टंट मैन होते हैं जो हूबहू एक जैसे ही लगते हैं, जो कोरियोग्राफ मार्शल आर्ट से लेकर बिल्डिंगों से कूदने का और अपनी जान को जोखिम में डालने का कार्य करते हैं। लेकिन हम दर्शकों को लगता है कि अभिनेता और अभिनेत्री वास्तव में जोखिम उठाते हैं, लेकिन हम अंतर नहीं देख सकते हैं। नित्यानंद मॉफ वीडियो में इसी विधि का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें नित्यानंद जैसा ही एक अभिनेता था जिसको संलग्न होने के लिए और उस वीडियो में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। जब आप इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप दो दृश्य देखते हैं, जिनमें से एक में रंजीता की छवि है और दूसरा जिसमें नहीं है। इस फर्जी वीडियो ने स्वामी नित्यानंद को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई।
9 सितंबर 2014 को स्वामी नित्यानंद का बेंगलुरु में एक मेडिकल टेस्ट किया गया था। तब तक मीडिया चिल्लाता रहा कि इसका मेडिकल टेस्ट हो, लेकिन मेडिकल टेस्ट के नतीजे के बाद मीडिया एकदम खामोश हो गई, जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट उन तक पूरी तरह से पहुंचा दी गई थी। मेडिकल रिपोर्ट से ये प्रमाणित हो गया कि स्वामी नित्यानंद के मन में इस तरह का भी कोई विचार तक नहीं आता है, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन स्वामी नित्यानंद के शरीर में सबसे कम पाया गया। तथ्य यह है कि वास्तव में ये आरोप उस व्यक्ति पे लगा है जो किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन एक भी मीडिया चैनल ने स्वामी नित्यानंद की स्पष्टीकरण लेने की ना तो कोशिश ही की, ना ही उसका प्रसार किया। इस वीडियो ने स्वामी नित्यानंद को बहुत हानि पहुंचाई। उन्होंने वैदिक हिंदू संस्कृति को वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। उन्होंने प्राचीन शिक्षा प्रणाली को यानी गुरुकुल को पुनर्जीवित करने का पूर्ण प्रयास किया है। उन्होंने स्वतंत्र रूप से आम लोगों को जीवित प्रज्ञान का ज्ञान दिया। दुनिया भर के कई देशों ने उनके ज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझाने का पूर्ण रूप से समर्थन किया और माना कि भारतीय सभ्यता, सनातन और संस्कृति के ये गुरु ज्ञानियों के गुरु हैं, जिनको बदनाम और हिंदू साम्राज्य को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए वामपंथी विचारधारा द्वारा और कुछ मीडिया चैनलों के स्वार्थ निहित उद्देश्य के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। Find a person who is enlightened, experienced, who can play with energy, who can directly transmit experience to you, and who is in tune with the original Shastras.